नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने अब मैजिक नंबर पूरे होने का भी दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ शिवसेना के 37 विधायक मौजूद हैं और कोई दल बदल कानून नहीं चलेगा। इस बीच शरद पवार ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके भविष्य के लिए यह कदम सही नहीं है। उधर एकनाथ शिंदे खेमे में शिवसेना विधायकों की संख्या 50 को पार करने की उम्मीद है, क्योंकि आज और विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने की संभावना है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। असम के गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट के बागी विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि पहले कई बार विधायकों ने उद्धव जी से कहा था कि कांग्रेस हो या एनसीपी, दोनों ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार विधायकों ने उद्धव जी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन वे उनसे कभी नहीं मिले। इस बीच शरद पवार ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपके भविष्य के लिए यह सही नहीं है। देखो, हमारी एकदम क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का यह मामला है। और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। लेकिन अंधेरे की सरकार जब गिरी, और अंधेरे की सरकार गिरने के बाद उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिली, और मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई। और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है, तो उनकी सोच है। और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। We are awaiting the final outcome of the split, whether the breakaway group goes and meets the governor and presents a formal request to be recognized as a separate group or not. We don't know. Till that happens, Shiv Sena is a intact group. It's a party which is the largest party of the alliance, and alliance is in existence, and we have assured our complete support to Mr. Uddhav Thackeray-led MUI government. Sir, we heard you in Hindi that you're saying that this instability is completely connected to BMC elections. It is. It is our clear understanding that this was planned to time with the BMC election, Bombay Municipal Corporation election. It's a very important election from BJP's point of view, from Shiv Sena's point of view, and even our point of view. So they wanted to create instability, destroy Shiv Sena, so that they emerge as the number one party in the Bombay Municipal Corporation. This operation is being orchestrated from Delhi clearly. Every 5 minutes, Mr. Fadnavis is going to take instructions and logistical support from Delhi. It's very clear. Sir, one last question. Today afternoon, Sanjay Raut made a statement that if their MLAs want, they are ready to leave the MBA. So how do you see that statement of Sanjay No, Raut? I don't have to comment on that. We'll decide what Mr. Uddhav Thackeray decides. महाराष्ट्र में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के गले से नहीं उतर पा रही है। बीजेपी पहले दिन से लगी थी कि इस सरकार को गिरा दिया जाए। उनके पास सारी एजेंसीज हैं, उनके पास दौलत है, पैसा है। जो खबरें आ रही हैं, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है शिवसेना को तोड़ने के लिए। क्या इस तरीके से लोकतंत्र बाकी रह पाएगा देश के अंदर? ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख नहीं है तो क्या है कि हर स्टेट के अंदर विपक्ष की सरकार को गिरा दिया जाए, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह पे। ये घिनौना खेल महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये खुला खेल है। ये अब कोई रहस्य नहीं है, कोई बात छुपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। सबसे पहले यहाँ से मुंबई से सूरत में गए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वहाँ से उठ के
वो गुवाहाटी गए, आसाम, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रह के, उनके नियंत्रण में रह के, उनके ये पूरा खेल खेला जा रहा है एक नाथ शिंदे जी का। और ये जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये पूरी तरह स्पष्ट किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। लगातार गहराता ही जा रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने अब मैजिक नंबर पूरा होने का भी दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ शिवसेना के 37 विधायक मौजूद हैं और कोई दल बदल कानून नहीं चलेगा। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेश दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राजेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अब तो काउंटडाउन चल रहा है, कभी भी महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है, क्योंकि अब शिंदे दावा कर चुके हैं कि मैजिक नंबर उनके पास पूरा हो गया है। समय रहते पता नहीं लगा पाए थे क्या कि आपके सरकार के मंत्री कहां निकल गए हैं या शिवसेना के विधायक कहां चले गए? इतनी बड़ी संख्या में विधायक महाराष्ट्र छोड़कर चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। देखिए पल्लवी जी, भाजपा गठबंधन की सरकार को पचा नहीं पा रही थी, जबकि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कानून व्यवस्था बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और शुरू से पहले दिन से ही ये सरकार के षड्यंत्र रच रही थी गिराने का। कई बार षड्यंत्र रचा भी, उसमें सफलता नहीं पाई है। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम तो शिवसेना के साथ में हैं, पूरी तरह से साथ में हैं। जो भी होगा हम शिवसेना का साथ देंगे, हम महाविकास आघाड़ी के साथ। अभी तो ये भी नहीं पता ना सर कि शिवसेना है किसकी, क्योंकि आप देख लीजिए नंबर किसके पास ज्यादा हैं, तो अब आप ये डिसाइड करें ना कि कौन सी वाली शिवसेना के साथ हैं आप। हम लोग उद्धव जी के साथ। चलिए ठीक है। राहुल आनंद जी, अब किस बात का इंतजार है? अब तक तो अप्रोच लगा ली होगी आप लोगों ने कि आगे करना क्या है। कब ले रहे हैं फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब महाभारत का भी युद्ध हुआ था और गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है कि जब दुर्योधन के पास पांडव के लिए 5 गांव मांगने गए थे, तो दुर्योधन ने जिस घमंड को दिखाया था और अपनी बलवान होने का जो परिचय देने का काम किया था, तो उसको पूरे राज्य को गंवाना पड़ा। अगर उस प्रसंग को अगर इससे जोड़ के देखेंगे तो आपको स्थिति लगभग वैसी ही नजर आएगी। एक बात और याद रखने योग्य बातें हैं कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है उसको सबसे पीछे खड़ा किया जाता है और 3 लोग मिलकर फर्स्ट डिवीजन वाले के बराबर जो अंक लाते हैं उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है। ये हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के समय में कि भारतीय जनता पार्टी ने 109 विधायक लाया था और बाकी जो नीचे थे तीनों मिलकर जब उसके करीब पहुंचे तो हुआ कि भाई उसी को प्रस्ताव, उसी की सरकार बनेगी। तो गलतियां तो जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की जो दुआई देते हैं और जो आपस में बैठकर खास करके जब हमने लड़ा था, जब बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ी थी, तो जब शिवसेना ने वहां को सरकार ना बनाकर जब वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ जाकर जब सरकार बनाई इन तीनों लोगों के साथ मिलकर, एक्चुअली ये 3 गठबंधन नहीं, ये लठबंधन बना था। क्योंकि हृदय हिंदू सम्राट, हिंदुत्व का नारा को बुलंद करने वाली पार्टी किस प्रकार से मौन व्रत हो गई इन लोगों के सामने। तो जो बाल ठाकरे साहब की जो परिचय, जो जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे या उनकी बातों को अगर मैं विस्तार से बनाऊं तो हो सकता है कि हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, लेकिन उसी दिन से इनके विधायक में असंतोष पैदा हो गया था और लगभग वहीं से ये असहमति पैदा होनी शुरू हो गई थी। यही नहीं, पालघर में जो हत्याकांड हुआ था उस समय इस सरकार का खामोश हो जाना
और दूसरे को बढ़ावा देना, उस समय ही इसकी पटकथा लगभग लिखी जा चुकी थी। जहां तक असंतोष का सवाल है, तो हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया, वो खुद असंतोष होकर उन्होंने लोकतंत्र का मार्ग चुना संविधान के दायरे में रहते हुए। जहां तक बहुमत के आंकड़े की बात है और दल बदल कानून की बात है, तो मैं स्मरण करा दूं कि हमारे संविधान में 2/3 बहुमत लेकर कोई अगर निकलता है तो उसे दल बदल कानून की बात तो उस पर लागू नहीं होती है। आप प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फैला सकते हैं ये, लेकिन एक अहम बात यह है पल्लवी जी कि जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन का काम किया गया है और जिस प्रकार से चिट्ठियां लिखकर वहां के राज्यपाल को दी जा चुकी है और अन्य स्पीकर के पास भेजी जा चुकी है, तो उससे ये प्रतीत जरूर होता है कि कहीं ना कहीं निश्चय ही सरकार जो अंधेरे में थी वो खुलकर सामने अब आएगी। जी, अब बात ऐसी है ना राहुल आनंद जी, ये सारे सिर्फ मात्र संयोग नजर आ रहे हैं कि ये सारे विधायक सबसे पहले निकलकर पहुंचते हैं बीजेपी शासित गुजरात, उसके बाद पहुंच जाते हैं बीजेपी शासित असम। ये भी आपको संयोग लग रहा है? ये भी संयोग है कि एमएलसी के चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग होती है, और उससे भी अहम बात यह है कि ये सारी चीजें सिर्फ हिंदुत्व के लिए हो रही हैं। राहुल जी, आप ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, शिवसेना के जितने विधायक नेता इस समय इकट्ठे हो रखे हैं, बागी हो रखे हैं, उन्हें 2.5 साल बाद याद आ रहा है कि उनका हिंदुत्व खतरे में है। देखिए, जिस प्रकार से जब से और बड़ी बात ये हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बनने और बिगड़ने लगी, फिर तो हो गया ना राहुल जी काम। फिर संविधान की जरूरत क्या है? संविधान की जगह हम हिंदुत्व का ही चोला ओढ़ लेते हैं, पूरे देश में हिंदुत्व चलता रहेगा फिर। पल्लवी जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, मैं आपके प्रश्न की सराहना करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हिंदुत्व की बात हम करते हैं और जो हिंदुत्व हमारी विचारधारा के अंग में है, क्योंकि ये सनातनी धर्म 5000 साल पुराना है, लेकिन उनसे तो हम लाख गुना बेहतर हैं। संविधान में रहते हुए संविधान में बंद कर लोकतंत्र की आस्था में विश्वास कर हम संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष की बात आती है, जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, उस समय जो विपक्ष हमारे सामने रहता है उसकी रवैये को भी देखा जाए, वो किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं बहुसंख्यक को, तो उससे तो अच्छा जरूर हम है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं और हमने कभी भी भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। जब किसी अल्पसंख्यक को चोट पहुंचती है तो वो खतरे में आ जाते हैं, वहां पे सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं और खतरे में आ जाते हैं, वही पाल घर में सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदुत्व तो खतरे में थी ही, और उसको खतरे में करने वाले यही विपक्ष के लोग हैं जो ज्ञानवापी परिसर में भी शिवलिंग मिलने के बाद भी कहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे, और वही लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, और वही धमकी देते हैं कि जज को उड़ा देंगे। तो अगर इस प्रकार की धारणा बनी रहेगी तो कब तक हम इस प्रकार की बातें करेंगे और बचते रहेंगे। मैं बड़ा ही स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि उस समय भी अगर आप विश्लेषण लेकर देखेंगे तो उस समय भी जब ये सरकार बन रही थी तो इनके दल के विधायक इनसे असंतुष्ट थे, वो नहीं चाहते थे बीजेपी का दामन छोड़कर कहीं और जाने के लिए। और यही नहीं, अभी जो पिछली बार जो चुनाव हुई राज्यसभा से एमएलसी जो भी चुनाव हुई, उसमें भी लोगों ने देखा कि उनकी विचारधारा किसके तरफ जा रही है। यहां तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, जनता ने वोट दिया था कि आप सरकार बनाएंगे, लेकिन वो बात बदल गई और उन्होंने अपनी कुर्सी लेने के लिए हमें छोड़ा और उनका साथ निभाया। जबकि बाल ठाकरे साहब जी का भी कहना था कि मैं सरकार में नहीं, सरकार के समकक्ष रहूंगा। चलिए, जो लोगों ने इनकी आहुति दे दी, आज उसी का ये परिणाम है। चलिए, तो अब बचा लीजिए सर, आप महाराष्ट्र को तो बचा ही सकते हैं, सरकार तो आप ही बनाएंगे, क्योंकि अब नंबर गेम तो पूरे आप ही के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। विनोद शुक्ला जी, आपका रुख करूंगी, महाराष्ट्र की सियासत को इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं, और अब देर किस बात की नजर आ रही है? जब बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो अभी तक उन विधायकों से या शिंदे ग्रुप से मुलाकात क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए पल्लवी जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता पूरी तरह से शिवसेना के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। इसको कोई चाहे तो भी नकार सकता। बिल्कुल। और वो अपनी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो पहले 17, 18 और 20 विधायक सूरत में थे, अब वो गुवाहाटी में लगभग 42 के आसपास हो गए हैं, और अगर इंडिपेंडेंट्स को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 47-48 के पास है। तो जब आप में इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है
आपको हड़बड़ी नहीं होती है। दूसरा ये कि राज्यपाल कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए इस मामले में थोड़ा डिले हो रहा है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है जी। लेकिन पल्लवी, अगर आप कहें तो जो आपने प्रश्न राहुल से किया उस पर मैं कुछ बात जरूर कहना चाहूंगी। जो आपने बोला कि हिंदुत्व की बात जो हो रही थी, हाँ। निश्चित तौर पर जब आप सरकार बनाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन ये जो शिवसेना के नेता हैं, इनको जब ये अपने जनता के बीच जा रहे थे तो इनको बैकलैश किया हो रहा था, इनको लगातार आलोचना की जा रही थी। राहुल आनंद को शायद सिर्फ एक घटना पालघर की ध्यान है जो बहुत दुखद था। मैं आपको 5-7 घटना गिना देता हूं। शिवाजी के अपमान पर जब शिवाजी के बारे में ऊटपटांग बोला गया था तो शिवसेना ने चुप्पी साध ली। सावरकर के बारे में माफी वीर बोला गया तब शिवसेना ने चुप्पी साध ली। नवनीत राणा सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही थी। मैं कह रहा हूं कि अगर वो जाकर के उनको अलाउ कर दिया जाता शिवसेना हनुमान चालीसा पढ़ना, 10 मिनट में फिजल आउट हो जाता सारा मामला, लेकिन गिरफ्तार करना इनके खिलाफ चला गया। और एक जो अघाड़ी ने MIM का सपोर्ट लेके राज्यसभा का चुनाव वो किया, उसके बाद BMC में जो MIM के साथ ये समझौता करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा इनके खिलाफ गया। त्रिपुरा में वायलेंस की घटना होती है हिंदू मुस्लिम, उसका असर महाराष्ट्र में दिखता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के पर फेल हो जाती है और मुस्लिम विरोधकर्ताओं को जो वो होती है वो करने देती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे शिवसेना के खिलाफ जा रही थी। एक और बात मैं कहता हूं, फिर दूसरे मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। जब आप त्याग दिखाते हैं जैसा बाला साहब ने दिखाया, वो एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते थे और अपने लोगों को, चाहे वो जो मनोहर जोशी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे वो बाकी लोगों को मुख्यमंत्री बनाते रहे। लेकिन जब शिवसेना के नेता या ठाकरे परिवार ने सारी मलाई खुद खाना शुरू कर दिया और जो कार्यकर्ताओं जिन्होंने मेहनत की उनको अपमानित करना शुरू कर दिया, तो ये होना लाजमी था। जी पल्लवी, आगे और कुछ चर्चा होगी तो बात करेंगे। जी पल्लवी, चलिए बताइए राजेश जी, ये होना लाजमी था, ऐसा सभी का मानना है कि कभी ना कभी तो ये होता ही, क्योंकि बेमेल जोड़ा था आप लोगों का, विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी और अंततः वही हुआ जिसका डर था। हेलो दीक्षित साहब, आवाज मिल रही है? जी जी, क्या क्वेश्चन है? मेरा सवाल ये है सर कि ये तो अंततः होना ही था, क्योंकि बेमेल जोड़ा था आपका, किसी की भी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, सिर्फ सत्ता के लालच में ये गठबंधन बनाया गया और उसका हश्र वही होना था जो पहले से तय था। पल्लवी जी, इसको आप बेमेल जोड़ कह रही हैं, बेमेल जोड़ कह रही हैं। जब आपने देखा था कि भाजपा ने एनसीपी नेता पवार जी के भतीजे को, शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी को अपनी तरफ फोड़ लिया था, तब वो कौन सा जोड़ था? हाँ, अरे तो ये तो टूटा भी ना सर, वो टूटा भी तो ना। अगर वो गलत था तो उसका नतीजा भी गलत ही आया। अब आप लोगों का फैसला गलत था तो उसका नतीजा गलत आ रहा है। हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम उनके साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। भाजपा पहले मैं एक चीज जानना चाहती हूँ राजेश दीक्षित जी, आप सबसे पुरानी पार्टी से हैं, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, इतनी पुरानी पार्टी, स्वतंत्रता संग्राम में आप लोगों का योगदान, और अब ये स्थिति कैसे आ गई कि आपका बस एक ही मोटिव है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक दें, इसके अलावा अब आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी सरकार बने या हम अच्छी सत्ता दें या हम लोगों की सेवा करें। आप लोगों का कुल मिला के लक्ष्य यह है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। भाई हमारा लक्ष्य सबसे पहले हम आए, लेकिन हम गिनती में कम हैं। आप देख रही हैं, जो हम गिनती में कम है, जो हमसे मिलना चाहते हैं, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बताना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना चाहते हैं, उनके हम साथ हैं। जो हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, धर्मवाद और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम इसके खिलाफ है। हम तो सभी धर्मों का सम्मान बराबर करते हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम धर्म को भी सम्मान। हमारे पार्टी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का ये देश है।
इस देश को आजाद कराने में सभी वर्गों का बराबर योगदान रहा है। रही सरकार की बात, तो हमारी गिनती कम होने के कारण, संख्या कम होने के कारण हमारे साथ शिवसेना मिलना चाहती थी। हमने उसके साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया, एनसीपी शरद पवार जी के तीनों पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन तभी से भाजपा तड़प रही है, फड़फड़ा रही है। आज आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा ही ये सब करवा रही है। उनके एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने तो शरद पवार जी को धमकी ही दे डाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये सत्ता के लालच में इतना पागलपन पर गए हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता है, सरकार है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हम शिवसेना के साथ थे, हैं और आगे रहेंगे। लेकिन अब जब सरकार गिरेगी तो तीनों की ही गिरेगी सर, ऐसा नहीं है कि अकेले शिवसेना की गिर जाएगी। हम तो सरकार के साथ ही, हम शिवसेना के साथ। और आप खुद बताइए ना, बीच बीच में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी किस तरह की बातें झेलनी पड़ी हैं। सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की तरफ से कि हमारी सुनी नहीं जाती, एनसीपी के विधायकों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, पार्टी का मामला है। हम बैठ के सभी अपने विधायकों को आपके इस अंदरूनी मामले के चक्कर में महाराष्ट्र की जनता सफर कर रही है सर। आपके ये अंदरूनी मामले तो चल रहे हैं, शिवसेना भी यही कह रही है कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम अपने विधायकों को मना लेंगे। महाराष्ट्र की जनता इन सब के बीच में सफर क्यों करे? महाराष्ट्र की जनता को कुछ नहीं करना। महाराष्ट्र की जनता पहले भी सुखी में थी, आज भी रहेगी। महाराष्ट्र के जनता के साथ कोई छलावा नहीं होगा। उन्होंने जो जनादेश दिया उसी का पालन किया जाएगा। जनादेश तो उन्होंने बीजेपी को दिया था। अब कह दीजिए कि हाँ बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए। स्पष्ट नहीं था, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी ना वहाँ पर। बहुमत तो उनके पास था ही नहीं। बहुमत ये बनाए गठबंधन करके इधर उधर से लेकर के, तो ये सब लोकतंत्र सही है। और हम लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं यदि पार्टियां सभी मिल करके, जो एक ही सोच, एक ही विचार की पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सब मिल करके यदि सरकार बना रहे, उनकी संख्या ज्यादा थी, हमने अपना बहुमत पेश किया, अपनी सरकार बन गई। राहुल आनंद जी, बनी बनाई सरकारों को गिराने में क्या मजा आता है? ये ऑपरेशन लोटस आखिर कहां चलेगा आपका? देखिए, थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के बड़े भाई जो अपनी विचारों को रख रहे थे और जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम करे हम वो काम नहीं करते हैं, तो मैं इनको जरा बता दूं, जो उपकार करे उसका प्रत्युपकार करना चाहिए। यही सनातन धर्म है जो हमें सिखाता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हम भारतीय सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर उसको हम स्वीकार भी करते हैं। और अब तक जब से आजादी हुई है देश की, तब से लगातार आप अपने फैसलों को उठाकर देख लीजिए और एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए फैसलों पर देख लीजिए। आपने ऐसे ऐसे फैसलों को बदल दिया ताकि आपका मुस्लिम वोट बैंक ना भागे, जिसमें सायरा बानो के सबसे अहम है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, डाली पर बैठा परिंदे को भी पता है कि जिस डाली पे वो बैठा है वो कमजोर है, फिर भी वो उसी डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पे भरोसा होता है कि वो गिरने पे उड़ान भर सकता है। ये सोच और ये फर्क होनी चाहिए। और जहां तक महाराष्ट्र का समीकरण है, वो पहले भी उचित नहीं था और अभी भी जो समीकरण में आपस में जो तालमेल चल रहा है, क्योंकि आपके शरद पवार जी ने भी कहा था कि अगर उद्धव जी के पास वक्त हो तो मैं उनसे मिल सकता हूं। तो एक बहुत बड़ा कटाक्ष उन्होंने किया था कि आप सीएम तो बन सकते हैं, आप राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए आपको उस लायक उस राजनीतिक जीवन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कार्यकर्ताओं के होकर रहना पड़ेगा या जनता के बीचों में रहना पड़ेगा। आपने उस दूरी को बना ली। जिन लोगों ने खून पसीने से शिवसेना को सींचा था, आज वो शिवसेना को इमोशनल अत्याचार कर इमोशनल कार्ड फेंका जा रहा है। देखिए, ये जो अवसर की जो बात आती है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में आपकी स्थिति और खराब हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि जब आपके लोग ही आपसे असंतुष्ट हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जबकि गृह विभाग, मैं थोड़ा सा हटकर बोलता हूँ, गृह विभाग तो एनसीपी के पास है, वो चाहती तो सबको रोक सकती थी, रातों रात तो हर जगह से सब चले गए, ये कैसे संभव है? ये निश्चय ही ये एक प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं आपके आपस में आपके सहयोग के बिना कैसे चलेगा? राहुल आनंद जी, आपके सहयोग के बिना कैसे चले गए?
और क्यों शिंदे साहब बार बार एक ही मांग रख रहे हैं कि आप सरकार बना ले? उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने मांग रखी है कि लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस कीजिए। ऐसा क्या नजर आता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, और मैंने पल्लवी जी पहले भी इस बात को कहा था और अभी भी मैं उस बात को फिर से पुनः दोहराता हूँ हिंदुत्व कि बात हिंदुत्व की तो है ही। मैं एक बात और बताता हूँ कि जब चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में, तो वो किस आधार पे लड़ा गया था, ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम लड़े तो हमें वहां लोकतंत्र में जनता ने हमें बहुमत दिया था कि आप आकर शासन और प्रशासन को चलाइए। लेकिन जब आप पीछे हट गए, आप सीएम के कुर्सी के लालच में आप खुद को हमसे बगावत कर लिए, तो उसी वक्त ये पटकथा लिखी गई थी और उस वक्त भी इनके लोगों ने इनका विरोध किया था और कहा था कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन उद्धव जी ने उनको मनाया, समझाया। लेकिन फिर भी जिस प्रकार के फैसले लिए गए, जिस प्रकार के फैसले लेकर जब हिंदुत्व को दबाने की कोशिशें की गई, उस वक्त भी शिवसेना में विरोधाभास की आवाज उठते रही थी और बार बार इनको कहा गया था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीडिया के माध्यम से ये सारी प्रकाशित खबरों की मैं चर्चा कर रहा हूं। ये सारी चीजें उन्हीं राज्यों से क्यों आती हैं राहुल जी जहां आपकी सरकार नहीं है? ये कर्नाटक में क्यों होता है, ये गोवा में क्यों होता है, ये उत्तराखंड में क्यों होता है, ये मध्य प्रदेश में क्यों होता है, ये राजस्थान में क्यों करने की कोशिश की जाती है, और अब महाराष्ट्र में चुन कर क्या उन्हीं राज्यों को आप लोग निशाना बना रहे हैं जहां पर आप सत्ता नहीं हथिया पा रहे? ऐसा कौन सा लालच है सत्ता का? ये ऑपरेशन लोटस क्यों चलाया जा रहा है सर? देखिए पल्लवी जी, जब आप अपने कार्यकर्ताओं को और आप अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे अपने मार्गदर्शन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो असंतोष पैदा होगा, वो बिखर जाएगा। ये चीज कांग्रेस मानने को कभी भी तैयार नहीं होती है। जबकि G23 सम्मेलन की बात कर लीजिए या फिर अन्य ऐसे जिसमें पार्टी प्रमुख ने ये चिट्ठी लिखकर भी सोनिया गांधी जी को आगाह किया था। लेकिन ये जो पुत्र मोह की जो परिकल्पना है, पुत्र मोह के चक्कर में कांग्रेस भी जा रही है, उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी जा रही है। जैसे लोगों को ये, मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात को कहा था, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि आपको राजनीति करने का मौका मिल सकता है, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए आपको जनता के बीच में रहना होगा। जनता के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से आपको अपने को विकसित करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस राज्य का विकास कर पाइएगा। तो यहाँ पर लगभग पुत्र प्रेम ही देखने को मिला है अब तक मैंने जितनी बातें की हैं। एक बड़ा मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि जो लोग बीजेपी के जैसे एक ऑपरेशन लोटस की जो बात की जाती है, तो मैं उस ऑपरेशन लोटस से बोलूंगा, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग बार बार गिरे। आप देखिए, अब तक आपने जितने राज्यों का नाम लिया है, उन सारे राज्यों में लगभग इसी प्रकार की दृश्य देखने को मिला है कि किस तरह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को या प्रधानमंत्री पे खास करके ओछी मानसिकता की जो टिप्पणी की या अन्य ऐसी चीजें देखने को मिली। उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि आपके लोग ही आपसे असंतुष्ट हो गए। ऐसी समस्या क्यों नहीं हरियाणा में होती है? ऐसी समस्या क्यों नहीं बिहार में उत्पन्न होती है? ऐसी समस्या क्यों नहीं अन्य प्रदेशों में होती है? आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, क्यों नहीं वहां ऐसी हो पाती है? तो विधायकों पे पकड़ आपकी कैसी है और विधायक आपसे कितने संतुष्ट हैं आपके फैसले से ये निर्भर करता है। शिंदे जी का भी कहना था कि वो उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था। ये एनसीपी प्रमुख का भी कहना था। ऐसी अगर शिकायतें आ रही थी तो असंतोष तो उन्होंने नहीं पैदा किया है कुर्सी के लालच में, जो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए। जी ठीक है विनोद शुक्ला जी, दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि लोकतंत्र पर धनतंत्र अब हावी होता हुआ दिख रहा है, और दूसरी बात जो राहुल आनंद जी ने भी कही और मैं सहमत भी हूँ कहीं ना कहीं इस बात से कि पुत्र मोह में ये जो पार्टियां फंसी हुई हैं वो पार्टियां लगातार रसातल पर जा रही हैं। देखिए पल्लवी जी, लोकतंत्र पर धनतंत्र का प्रभाव अगर आपको लगता है कि पिछले 8-10 साल में हुआ है तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र पर धनतंत्र हमेशा से प्रभावी रहा है और वो दिखता है। और विशेष रूप से अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां तो प्रीडोमिनेंट सिचुएशन होती है। वहां पर तो ये बहुत जोर से काम करता है। इकोनॉमिक कैपिटल कंट्री का होने के कारण
कोई भी राजनीतिक दल वहां पर अपनी सरकार चाहता है, और ये वस्तु स्थिति है, इसको आप नकार नहीं सकती हैं। एक और बात मैं कह के फिर आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं कि पुत्र मोह के कारण पार्टियों का, देखिए, जो जितने भी राजनीतिक दल भारत में हैं, अगर आप उन पर इमोरल प्रैक्टिसेस का, जिस तरह की बात हो रही है कि उन्होंने अनैतिकता में काम करती हैं, वो कर रहे हैं, तो ये किसी एक राजनीतिक दल पर नहीं लगाया जा सकता है। आप जिस तरह से शिवसेना और उसकी सरकार बनी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष दल एक साथ हुए हैं। अगर वो शिवसेना को धर्मनिरपेक्ष दल मान रहे हैं, तो मेरा प्रणाम मेरा स्वीकार करें, इसलिए कि राजीव शुक्ला ने कहा था कि जब राजीव शुक्ला ने पूछा कि बीजेपी के एजेंडे में तो राम मंदिर के अलावा बाकी दो मुद्दे नहीं है, काशी और वो, तो उन्होंने बोला कि हम मुद्दा बना देंगे जी। तो खैर अब पता नहीं वो एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की क्या समझ है। मैं आपके पुत्र मोह वाले मसले पर आता हूँ। देखिए, पुत्र मोह में सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे लोग किसी न किसी स्तर पर फंसे हुए हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र वाली स्थिति है, महाराष्ट्र वाली स्थिति में पुत्र मोह पर समझौता हो गया था। अपने पुत्र को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, जिसको शरद पवार ने वीटो कर दिया कि नहीं, वो बहुत अभी ग्रीन हॉर्न है, उनके बस का नहीं है मुख्यमंत्री पर चलना। तो फिर वो उद्धव ने वो जिम्मेदारी संभाली। मामला वहां आकर के अगर रुक जाता तो दिक्कत नहीं होती। मैंने जैसे आपने पहली बात में कहा कि आपको केवल यही चुनाव नहीं लड़ना है, और 5 साल की सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको राजनीति से संन्यास ले लेना है। जो एमएलए सरकार में है, या जो सरकार में का हिस्सा है, या सरकार की जो शिवसेना का हिस्सा है, उनको अगला चुनाव भी जीतना है, और अगला चुनाव जीतने के लिए उनको कम से कम उन मतदाताओं के साथ उनकी बात करनी होगी जो उन्होंने पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत वोट किया था। अब उसको आप हिंदुत्व को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहाँ फिट मानते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने उनको वोट इसीलिए किया था कि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस आइडियोलॉजी में जहां पर सावरकर को सम्मान किया जाता है, और आप उसके विरोधी आइडियोलॉजी तो सरकार को लगातार माफी वीर कहता है, आप सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को जनता को बड़ा अनईजी लग रहा था। और बॉम्बे, मुंबई जैसे शहर में या महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई सावरकर का अपमान करता है, शिवाजी का अपमान करता है, तो वो खाली शिवसेना के वर्कर को नहीं, बाकी महाराष्ट्र के लोगों को भी तकलीफ देता है, और ये लगातार हो रहा था। तो इसको क्या देख रहे हैं सर? उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या देख रहे हैं? आदित्य ठाकरे का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि उनके पास सर महज 12-13 विधायक बचे हैं। अगर वाकई में ये पूरा का पूरा नंबर शिंदे के साथ है, तो ये वैसी ही स्थिति बन रही है जैसे बिहार में एलजेपी के साथ हुआ, 2 गुटों में बट जाएगी शिवसेना। नहीं, देखिए, अभी अगर आप संवैधानिक तौर पर वास्तविक शिवसेना मानेंगे, तो जिसके पास ज्यादा संख्या होती है वही ओरिजिनल पार्टी होती है। तो उस हिसाब से एकनाथ शिंदे का राजनीतिक एकनाथ शिंदे ही ओरिजिनल शिवसेना होगी। ये मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ आती है। अब रही बात ये कि जो 12 या 13 विधायक ठाकरे साहब के साथ बचे हुए हैं, जैसे ही सरकार बनाने की, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, जैसे ही सरकार बनाने की स्थिति होगी, वो 12-13 की संख्या घट के 5-6 बचेगी, बाकी लोग भी आ जाएंगे। कुछ लोग अभी थोड़ा सा संकोच में फंसे हुए हैं, और अगर 5-6 की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य बहुत ही खराब स्थिति में है।
उद्धव ठाकरे वैसे भी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में कितना सक्रिय रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे जिनके पास लंबा जो अभी बहुत यंग है, जिनका लंबा राजनीतिक भविष्य हो सकता था, वो नेतृत्व नहीं संभाल पाएंगे। उनको किसी शिवसेना के बड़े नेता के साथ रह करके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मुझे दिख रहा है। उनके पास शिवसेना लीड करने वो जैसी स्थिति नहीं आएगी, इसलिए कि अगर विरोध उद्धव ठाकरे को लेकर के हो गया है तो आदित्य ठाकरे को कोई अपना नेता नहीं मानेगा। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ साथ उनका अपना भी एक राजनीतिक कद है और एक अपनी राजनीतिक मजबूती पकड़ है, लोगों का सपोर्ट बेस है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को पिगी बैक करते हैं या वो पैरासाइट हैं उद्धव ठाकरे के। उनका अपना राजनीतिक वजूद बहुत मजबूत है। जी राजेश दीक्षित जी, शिवसेना के विधायकों ने ये बात कही है कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर लगातार शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये इनको समर्थन किए थे कि सरकार बनवाए थे और ये एक बहाना ढूंढ रहे थे लोकतंत्र पर धस्ता चढ़ा। इनको इतना लालच दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये सब भाग गए हैं। और ये भाजपा, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि शुरू से ही लगी थी, जहां जहां भी गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर इनका पूरा ये खेल खेलने का चालू रहता है। चाहे राजस्थान हो, वहां पूरा प्रयास किया, मध्य प्रदेश में आपने देख लिया, वहां पे इन्होंने खेल कर दिया। और अभी हमारे साथी भाजपा के बैठे हैं, कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में आपका कुछ है ही नहीं, वहां कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं। आप प्रयास हर जगह करते हैं, ये ना कहिए अभी आपको नहीं मालूम, आपका हाईकमान में लगे ना हो, क्योंकि वो जिस दिन से चुनाव हार जाते हैं उस दिन से तोड़फोड़ में लग जाते हैं। तो ये बात मत करिए कि पश्चिम बंगाल में नहीं है। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा का ये काम ही है कि उस सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, बढ़िया काम कर रहे थे उद्धव जी, लेकिन आपके भाजपा के लोग शुरू से आप पहले कह रहे हैं सर, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं एक बात कि पहले दिन से ही बीजेपी के लोग लगे हुए थे ये सरकार गिराने में। इतनी आपको जानकारी थी तो आप संभाल क्यों नहीं पाए वक्त रहते? आपको तो पता था कि ये कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप अपना घर नहीं संभाल पाए। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि शिवसेना के अंदर कहीं आपस में एकता नहीं थी, कुछ न कुछ ऐसी बात थी जिसको उद्धव जी नहीं संभाल पाए। ये उद्धव जी की गलती थी, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस पहले भी समर्थन दिए थी, आज भी समर्थन दिए है, कुछ उनमें कमियां रही होंगी तब ऐसा हुआ, लेकिन उन कमियों को सुधारा भी जा सकता था। लेकिन आपने देखी कि भाजपा ने तुरंत तत्काल उनको सीधे गुजरात भिजवा दिया, उसके बाद असम भिजवा दिया। तो ये पूरा खेल जो हो रहा है उसके पीछे बीजेपी लगी हुई है। ये बात सही है कि ये अपने सरकार में चलाने में, अपना पूरा प्रदेश चलाने में व्यस्त रहे और ये अपना तोड़ फोड़ में व्यस्त रहे। तो इसमें ये सफलता बड़ी तीव्र गति से केंद्र में बैठे हैं। ये इसका दबाव, ईडी का दबाव, दुनिया का जांच मैं इंतजार कर ही रही थी इस बात का कि ये बात आप कब कहेंगे कि ईडी का दबाव और केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल डर दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं इसका भय दिखाया जाता है और उस भय के कारण तमाम लोग अपना चल देते हैं उन्हीं के साथ में कि ऐसा ना हमारे साथ खिलाफ कार्रवाई होने लगी। तो ये जो अभी गए हुए हैं विधायक शिंदे साहब के पास, उनकी भी फाइलें दबी हुई हैं क्या? बिल्कुल निश्चित है। ये तो बड़ी अचंभे की बात है कि ऐसे दागी विधायकों के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे थे। शिंदे साहब को ही कहिए इतना बड़ा भय दिखाया ना गया हो कि आपके साथ ऐसा करेंगे, ये कार्रवाई करेंगे। तभी तो शिंदे साहब तो शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता थे, उनको दूसरे नंबर के नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी किसी बात को, इस बात का दबाव दिया गया कि आपकी कोई जांच बतला सकते हैं या आपको कोई बड़ा पद दे सकते हैं, लालच भी दे सकते हैं, केंद्र में बैठे हैं कुछ भी बना सकते हैं, केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का तो बीजेपी पूरा बताइए आनंद साहब।
देखिए, अब तो कांग्रेस के बड़े भाई जो बातों को रख रहे थे और बार बार वो ईडी का दबाव दे रहे थे या डरा धमकाने की बात कर रहे थे या घोटाले की फाइल की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आज कटघरे में खड़े हो रही है कि आप घोटाले बाजों के साथ सरकार चला रहे थे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बड़ा ही प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी राणा जी के साथ, हल्दी घाटी की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें एक बहुत पुरानी कहावत निकल कर आई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से कि राणा ने राह दिखाया था, शिवघर ने अपनाया था। राणा ने राह दिखाया था, शिवघर ने अपनाया था, जिस राह पे बंदा वीर चला उस राह पर चलना भूल गए। ये कहावत 100% सूट कर रही है शिवसेना के साथ आज के समय में। और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ कि एकनाथ शिंदे को समझाने के लिए जो विधायक रविंदर पाठक जो गए थे समझाने के लिए, वो स्वयं जाकर उनसे आज मिल गए और शिवसेना के 37 विधायक में एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया गया है। ये अभी की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो पल्लवी जी, ये बड़ा ही अस्पष्ट है और कांग्रेस के भी बड़े भाई इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फूट हुई, हमें पता था लेकिन हम संभाल नहीं पाए अपने लोगों को। जब आपने संभाला नहीं तब वो आपसे टूटकर फुटकर वो कहीं और का रास्ता देखें, मौका आपने दिया है। और पुरानी कहावत भी है और इतिहास में भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे 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 वीर टूट कर चले गए और कैसे कैसे अपने देश जंजीरों में, गुलामों की जंजीरों में घिरता गया। मैं एक और बड़ा ही मशहूर बात एक बताना चाहूंगा आपको। ममता से मेढक मिले, छल से मिले सियार, दांव से दुश्मन मिले, हो हुकंत होशियार, हो हुकंत होशियार। वर्तमान की चुनौती यही है अपने महाराष्ट्र की कि इन्होंने समय रहते अपने लोगों को नहीं देखा, जिसके वजह से आज इनको भुगतना पड़ रहा है और आज इमोशनल कार्ड खेलने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। जो इन्होंने 2.5 साल में बनाई थी सब चीज पे पानी फिर गया। और मैं अभी भी कहता हूं कि कभी भी संविधान के तहत अगर आप 2/3 बहुमत लेकर जाते हैं तो वो दल बदल का कानून सर इस केस में लागू ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतने सारे लेकर चले गए कि वो तो अब सरकार बनाने की स्थिति में है। दल बदल का कानून तो कहाँ लागू होगा। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि देरी किस बात की है, कब हम शपथ लेते हुए देखेंगे फिर देवेंद्र फडणवीस को। और अगर शिंदे साहब इतना बड़ा उपकार कर ही रहे हैं आप पर, तो बदले में वो भी तो कुछ चाह ही रहे होंगे ना। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व इस बात का डिसाइड करेगा कि आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। मैं इस पे कुछ भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूंगा फिलहाल आपके लिए, लेकिन जो संविधान के अंदर रहते हुए अगर प्रस्ताव जाएगा तो निश्चय ही सरकार बनाने के लिए जो लोग भी मेजोरिटी में रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे। चलिए विनोद शुक्ला जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर वो सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो शिंदे साहब को भी दिया ही जाएगा। उन्हें उनकी वफादारी का कोई तो इनाम मिलेगा। लेकिन डिप्टी सीएम का मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये बात तो खुद उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम पद हम उन्हें ऑफर कर देते हैं, या फिर एनसीपी के शरद पवार ने भी उन्हें कुछ पद ऑफर करने की बात कही है, मनचाहा विभाग देने की बात कही है। तो इतने पैसे तो कैसे मान लेंगे फिर शिंदे साहब। देखिए पल्लवी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी जो राजनीतिक समझ और जो हम अब तक का डेवलपमेंट देखे हैं, उस हिसाब से मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। उसके पीछे मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बता देता हूं क्यों नहीं बनाया जाएगा। अगर बीजेपी को किसी भी मतलब मुख्यमंत्री से कम पर समझौता करना होता तो वो समझौता करके और उद्धव को मुख्यमंत्री बना करके सरकार में होते। वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। तो ये तो तय है। अब आप कह रहे हैं कि कोई न कोई बात ऐसी होगी जो वो होगा। निश्चित तौर पर उनको मनचाहा विभाग मिलेगा, उनके लोगों को बीएमसी में एकोमोडेट किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। मतलब ये हम ऐसा अनुमान होता है, ये संभावनाएं हैं। तो
जी संभावनाएं हैं कि जी। बीएमसी में उनके लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, अगले चुनाव में उनके कुछ लोगों को तवज्जो दिया जाएगा, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक। ये सारी बातें हैं, ये टेबल पर बैठ के वो लोग बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ चीजों में देखिए ऐसा नहीं है, मजबूरी दोनों की है। अगर बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है तो एकनाथ शिंदे वहां पर रहकर अपमानित हो रहे थे, उनको मुख्यमंत्री समय नहीं देते थे, और तो और एक ग्रीन हॉर्न आदित्य ठाकरे जैसा व्यक्ति उनको जगाहे बेगाहे अपमानित। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर। जी जी आ रही है आवाज? अब आ रही है, बताइए बताइए। हाँ जी, तो जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे तो अयोध्या में बहुत सारे लोग जो शिवसेना के जाना चाहते थे उनको मना कर दिया गया था, इसलिए कि वहां पर सिर्फ ये मैसेज जाना चाहिए था कि ठाकरे परिवार ही हिंदुत्व का पुरोधा है और जो हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की लड़ाई। लेकिन तब तक मामला बहुत खराब हो चुका था और सबको मालूम चल गया था कि अब हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। और जनता को आप एक दो बात पर मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन लगातार जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और ये पल्स एकनाथ शिंदे को समझ में आई कि भाई यहां से निकल लेना ही बेहतर है, अन्यथा अगला चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये उसी के, लेकिन आपकी ये बात निश्चित तौर पर मैं सहमत हूं कि कोई न कोई इस पर चर्चा होगी, बढ़िया मनचाहा विभाग मिल सकता है सरकार बनने पर, और टिकट विकट को डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक और बात, आपने प्रश्न पूछा नहीं था लेकिन मैं जरूर कह देता हूं, वेस्ट बंगाल की बात आई जी। वेस्ट बंगाल में कि भाजपा तोड़ नहीं पा रही हो, कर पा रही। वेस्ट बंगाल में तो उल्टा हो रहा है भाई। वेस्ट बंगाल में तो भाजपा को तोड़ा जा रहा है। भाजपा के 2 एमपी अर्जुन सिंह और एक वो सिंगर है, मुझे उनका नाम जबान पर नहीं आ रहा है, वो 2 तो ऑलरेडी चले जा चुके हैं। बाबुल सुप्रियो 2 तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं भाजपा, तृणमूल कांग्रेस जाने वाले हैं। 2-4 और लाइन में हैं, बहुत सारे और लोग हैं। तो वहां पर स्थिति उल्टा है, वहां पर ममता दीदी जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है, वहां भाजपा अभी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये कोई कहे कि केवल ये भाजपा का प्रेरोगेटिव है कि जहां चाहती है तोड़ लेती है, तो वैसा नहीं है। कांग्रेस को भी जब मौका मिला तो किया। एनसीपी ने एक दिन सरकार बनाने के बाद कू कर दिया और अपनी सरकार बना ली। तो ऐसा नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं, जिसको जब मौका मिल जाए और उसके बाद फिर जैसे ही अपनी खराब स्थिति होती है, जैसे ही आप क्वेश्चनेबल होते हैं, वैसे ही आइडियोलॉजी, नैतिकता की बात होने लगती है। जी पल्लवी, इन सब के पीछे राज ठाकरे को भी कहीं देख रहे हैं क्या आप? देखिए राज ठाकरे के साथ मुश्किल ये है कि राज ठाकरे कोई लड़ाई लंबी नहीं ले जा पाते हैं। वो एक मामला उठाते हैं और उसके बाद फिर वो अपने कुकून में घुस जाते हैं, फिर वो घर बैठ जाते हैं। जैसे मसला जब हनुमान चालीसा वाला था तो उन्होंने जी लाउड स्पीकर वाला और हनुमान चालीसा पढ़े, उसके बाद वो अचानक सीन से गायब हो गए। तो राजनीति में आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़नी इस स्तर की पड़ती है कि अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो आप जाइए, और उससे आपके साथ जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती है। पॉलिटिक्स में संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटिक्स में कंफर्ट जोन का कोई सीन नहीं है। कंफर्ट जोन का, अब आप इसमें ही अगर एकनाथ शिंदे लोगों की बात करें तो इन्होंने रिस्क लिया कि वो 17 उनके साथ आएंगे कि 25 आएंगे, उनकी मेंबरशिप बचेगी कि जाएगी। तो आपको राजनीति में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप के साथ फॉलोइंग नहीं आएगी। लेकिन एक एमएलए है राज ठाकरे का, वो तो बीजेपी के साथ ही नजर आ रहा है। तो ये इस तरह की स्थिति है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पूरी स्थिति में राज ठाकरे कोई गेन कर पाने की स्थिति में अभी मुझे नजर आ रहे हैं। उनको अभी
अपनी राजनीति में बहुत सुधार करने की जरूरत है। जी पल्लवी। देखिए राहुल आनंद जी, ये बात ठीक है कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि ऐसे तोड़ फोड़ करके सरकारें बनाई जा रही हो या सरकार बीच में गिरा दी जा रही हो। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये हमारे देश के लिए सही है, क्या ये राजनीति के हिसाब से सही है, क्या ये उस प्रदेश की जनता के हिसाब से सही है, क्योंकि वो तो मैंडेट किसी और को देते हैं ना, और फिर हम उस मैंडेट का भी कहीं रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं और बीच में सरकारें गिरा देते हैं और नई सरकार बना लेते हैं। ये तो आप सीधे सीधे प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। पल्लवी जी, ये प्रश्न जो आपने किया, तो ये प्रश्न ज्यादा बेहतर होता कि ये शिवसेना के लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता, क्योंकि मैंडेट किसको मिला ये बहुमत से स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब बीजेपी को 109 मिला तो ये कहीं ना कहीं जनता का जनादेश था कि बीजेपी के ही गठबंधन की कोई ना कोई सरकार बने। छलावा किसने किया ये भी स्पष्ट है। दूसरी बात मैं बताऊं कि कोई भी जो राजा होता है उसको सारे चीजों की जानकारियां होनी चाहिए, और जनता के प्रति सहानुभूति और लोकतंत्र की आस्था की जो हम बात करते हैं, वो आस्था पे अगर भरोसा की जाए तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आनी चाहिए थी, जो इन लोगों ने रोका। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर रोका, तो शुरुआत उन्होंने की। जब वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना, राजेश जी ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया कि हमारा तो मोटो ही बस ये था कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे बता दूं कि उन्होंने रोकने की प्रयास की, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले जो बोला कि मेरी उम्मीदों की पहाड़ को बार बार गिराकर फिर मुझे गिराने में वही लोग गिरे, तो फिर वही लोग रहे हैं जिसको मैंडेट मिला था उसको पीछे रखा जाने लगा, और जो थर्ड डिवीजन में आए थे मिलकर उनको आगे किया गया, तो गलती वहीं से शुरू हुई। और जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी थी वो धीरे धीरे अपनी सारी प्रतिज्ञाओं की आहुति देते नजर आई सबके सामने। तो जो असंतुष्टि हुई, जो असंतुष्टि का माहौल हुआ, जो इनके विधायक असमर्थ हुए अपनी बातों को कहने के लिए, और जनता के बीच में जाकर जो बातें सुनने को मिलती थी, उससे यह स्पष्ट होता था कि शिवसेना का भविष्य खतरे में आ चुका है। तब उन्होंने छवि को बरकरार रखने के लिए, बाल ठाकरे साहब की छवि को बरकरार रखने के लिए एक बेहतर कदम उठाया, और जनता भी उसका स्वागत कहीं ना कहीं करते नजर आ रही है। चलिए राजेश जी, कोई आखिरी उम्मीद आप लोगों को नजर आ रही है कि सरकार बच जाए? देखिए पल्लवी जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री ठाकरे साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए शिंदे साहब से कहा कि आप मुख्यमंत्री ही बन जाइए, आप ही आ जाइए, और अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा तब आपका सब दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। अभी आप ये ना मानिए, अभी किसी समय भी बाजी पलट सकती है और उद्धव जी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, या एक नाथ शिंदे जी का जो इन्होंने लालच दिया है, अभी जो चल रही है बातचीत इनकी, अपनी शर्तें जो इनकी अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसी कारण से देरी हो रही है। ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए स्पष्ट है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लालच दिया होगा शिंदे साहब को, अब उससे पलट रही होगी। अब शिवसेना तो अब उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाना चाहती है, ये मुख्यमंत्री पद उन्हें दे नहीं सकते। तो अभी कभी कुछ भी हो सकता है। संख्या बल एक जैसा कभी नहीं रहता है, कभी भी घट सकती है, बढ़ सकती है, किसी समय भी कुछ भी खेला हो सकता है। तो अभी हमें पूरी उम्मीद है कि ये महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार। इस बीच में आप अपने विधायकों को तो बचा कर रख रहे हैं ना, उन्हें ले जाइए जयपुर। बिल्कुल सब सही है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक अपना संतुष्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। राहुल आनंद जी, बात नहीं बन रही है ऐसा राजेश जी मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो लालच आपने दिया होगा अब आप पलट रहे हैं अपनी बातों से, और अब शिंदे गुट जो है वो चाहता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो संभव नहीं है। पल्लवी, देखिए राजनीति के एक ऐसी विषय है जिसको कितना भी पढ़ा जाए तो आप कम ही रहेंगे, और ये जो प्रश्न उठता है, ये संभावनाएं हैं, जो बातें की जा रही है। बताता हूँ। हेलो जी राहुल जी, आवाज मिल रही है मुझे। हेलो राहुल आनंद जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए ये जो राजनीतिक विषय है, इस पे कितना भी पढ़ लिया जाए तो आपकी जानकारी अधूरी ही रहती है। और अभी जो वार पलटवार का जो दौर चल रहा है, जिसमें अभी कांग्रेस के बड़े भाई ने कहा भी कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए ये जो भी बातें की जा रही है, तो ये संभावनाएं हैं, ये कयासें लगाई जा रही है।
लेकिन हकीकत क्या होगा ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा, जब बहुमत साबित हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बड़ा ही स्पष्ट है कि हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, और जनता के बीच में जब हम रहते हैं और जब जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधाराओं को और जो पार्टी की विचारधारा है उससे जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग और विश्वास का सेतु का काम किया जाता है, जो शिवसेना ने उस विश्वास की सेतु को तोड़ा था, जिसकी वजह से आज ये देखने को परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक आंकड़ों का खेल है, इसमें कब किस आंकड़े में कौन सा मैजिक हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, लेकिन सियासी घटनाक्रम के हिसाब से महाराष्ट्र के ये 1-2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और अब यही इंतजार है कि कब किसकी सरकार गिर रही है और कहां किसकी सरकार बन रही है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।